नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। आज के इस चर्चा में हम बात करेंगे करप्शन को लेकर क्या कुछ विषय छानकर सामने आ पा रहे हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। करप्शन को लेकर हेमंत सरकार पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। दिल्ली की बात करें तो आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और सरकार को घेरा है। जल जीवन मिशन की बात कर ले, गिरिडीह बवाल की बात कर ले या बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर ले, इन तमाम विषयों को लेकर बीजेपी आज सरकार पर हमलावर नजर आई। इधर मंत्री इरफान अंसारी ने भी बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर राज्य में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले और ये आंकड़ा अगर सामने आया तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। देखिए, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है और बजट सत्र का आज 13वां दिन था। आज के पहले अगर दिनों की हम बात करें तो उस वक्त भी कई ऐसे विषय हैं जो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पटल पर नजर आए। बांग्लादेशी घुसपैठ वो विषय है, वो मुद्दा है जो लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव और अब भी ये इसकी गूंज जरूर सुनाई दे रही है। लेकिन इस पर बीजेपी ने जो भी आरोप लगाए या जो भी सवाल बीजेपी ने खड़े किए हैं, इस पर हमेशा ही सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब भी जरूर आया है कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठ ये है, अगर ये संभव हुआ है तो इसमें नाकामी केंद्र सरकार की है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये सवालों का जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है कि करप्शन को लेकर जिस तरह से सवाल हेमंत सरकार पर बीजेपी ने उठाए हैं, इसका जवाब आखिरकार कौन देगा। जवाब इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि देखिए, इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष ने यह जरूर कहा था कि ये बस बीजेपी एक चुनावी स्टंट की तरह इस्तेमाल कर रही है। इन मुद्दों का चुनावी मुद्दों की तरह बांग्लादेशी घुसपैठ का विषय उठाया गया और उसके बाद जब अब कुछ पिछले दिनों की बात करें तो कैग की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए बीजेपी ने यहां भी सवाल खड़े किए कि स्वास्थ्य विभाग को कांग्रेस एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही है। यह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। फिलहाल आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, करप्शन पर यह सियासी बवाल है, हम आपको रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे। उससे पहले हम अपने गेस्ट पैनल से आपको एक बार रूबरू करा लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। आरजेडी से चित्तित मिश्रा जी हैं और जेडीयू से धर्मेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी को हम एक रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक आप लोगों की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। बांग्लादेशी घुसपैठ एक नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इससे पहले भी जब कई बार सवाल खड़े हुए, सवालों जवाब का सिलसिला जारी रहा, तो मेरा सवाल आपसे है सुनील जी, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर कांग्रेस अब भी क्या कुछ कह रही है? सबसे बड़ी बात जो है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बांग्लादेशी मुद्दा होता है, लेकिन आपका माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ही लोकसभा में कहते हैं कि किसी भी तरह का बांग्लादेशी घुसपैठियों का कहीं भर आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। जब गृह मंत्री खुद ही कहते हैं कि आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, गृह मंत्रालय के अंतर बॉर्डर आता है और पूरे बॉर्डर, उसके बावजूद गृह मंत्रालय किस तरह की बातें होती है बांग्लादेश की घुसपैठियों पर। आप झारखंड की मामला उठाएंगे तो आप देखिए कि झारखंड या आसाम से लगा हुआ है बांग्लादेश का सीमा, तो आप आसाम पर इस बात की चर्चा नहीं करते, वहां पर बात नहीं उठाते हैं। तो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को और श्री अमित शाह जी जो इस देश के गृह मंत्री हैं, उनको कोई मना किया है क्या कि उनको ट्रेस आउट किया जाए, ट्रेस आउट करके निकाला जाए? उन्हें प्रयास करके उनको निकालने की आवश्यकता है। जैसे महाराष्ट्र में पकड़े गए, जैसे दिल्ली में पकड़े गए, तो आपको निकालने की जरूरत है। आप आरोप प्रत्यारोप लगाने से अगर राजनीतिक मुद्दा बनाना है, भारतीय जनता पार्टी हर बात को राजनीतिक मुद्दा बनाकर राजनीति करना चाहती है और देश की जनता को, देश के नागरिक को दिग्भ्रमित कर अपना राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करती है। हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सिर्फ चुनावी मुद्दा रहा है पिछले चुनाव के मद्देनजर भी? मैं तो स्पष्ट किया कि अगर मुद्दा इनका है तो भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय प्रधानमंत्री जब अभी अमेरिका गए हुए थे ट्रंप साहब से मिलने के लिए, तो उनसे प्रश्न किया गया, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने प्रश्न किया कि आपके देश का अडानी और अडानी के बेटा के खिलाफ में यहाँ पर करप्शन के खिलाफ में उनके खिलाफ आपका वारंट निकला हुआ, गिरफ्तारी वारंट, उस पर आप बोलिए, तो बोलने से इनकार कर जाते हैं, बोलने का काम नहीं करता है। टैरिफ पर उन्होंने बोलने का बात नहीं करता है, बढ़ती महंगाई पर नहीं बोलते हैं, शिक्षित बेरोजगार भारत में 45% उसमें प्रधानमंत्री बोलने के तैयार नहीं होते हैं। तो आप सुनील जी, महंगाई भ्रष्टाचार के विषय पर भी आएंगे, हमारे साथ अन्य गेस्ट पैनल भी जुड़े हुए हैं।
सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर क्या कुछ देख रहा है, सुन रहा है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब इससे पहले हम एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई है तो भ्रष्टाचार, बांग्लादेशी घुसपैठ, इन विषयों पर बीजेपी ने क्या सवाल किए और कांग्रेस की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर क्या कुछ जवाब आए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार पर बरसी बीजेपी, करप्शन को लेकर सरकार पर वार, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा वार किया है। कैग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने स्वास्थ्य विभाग में करप्शन का आरोप लगाया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने कहा कि 19,125 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। 5,209 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए गए, लेकिन राशि जारी कर दी गई, जबकि 42,158 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किए गए थे, लेकिन राशि जारी नहीं की गई। 5,209 उपयोगिता प्रमाण पत्र, 5,209 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो हैं जमा नहीं किए गए हैं, परंतु ये राशि जो है 19,125.88 करोड़ 19,125.88 करोड़ रिलीज कर दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्कैम वहां पे चल रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर 42,158 यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स सबमिटेड हैं, लेकिन 1,14,035 करोड़ अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। तो एक तरफ फंड्स रिलीज किए जाते हैं, लेकिन यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। दूसरी तरफ जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स थोड़े जेन्युइन भी दिखते हैं, उनकी पेमेंट ड्यू है। बीजेपी ने बजट में 4,536 करोड़ को राजस्व विभाग में दिखाने के बजाय पूंजीगत अनुभाग में दिखाने का भी आरोप लगाया। 4,536 करोड़ को रेवेन्यू सेक्शन में राजस्व अनुभाग में दिखाए जाने के बजाय उसको कैपिटल कंपोनेंट में अर्थात पूंजीगत अनुभाग में दिखाया जाता है और वो स्पेंड कर दी जाती है। तो रेवेन्यू का हिसाब नहीं, लेकिन खर्चे जो हैं बेहिसाब। बीजेपी ने आयुष्मान योजना को लेकर झारखंड में नियम बदलने पर भी सवाल उठाए। बीजेपी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में जिन अस्पतालों में 30 बेड जबकि शहरी इलाकों में 50 बेड है, वही आयुष्मान योजना से जुड़ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही है। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस विशेष रूप से हेल्थ मिनिस्ट्री को झारखंड में अपने पास रखती है ताकि वो झारखंड को अपना एक एटीएम बना सके। और सवाल जो है ये राहुल गांधी तक जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि जहां जहां कांग्रेस को मौका मिलता है वो सरकारें बनाती ही है राज्यों में, ताकि सरकार को लूट सके। और उसका एक और उदाहरण झारखंड की सरकार में दिखता है, जहां की हेमंत सोरेन की सरकार में कांग्रेस भी प्रतिभागी है। बीजेपी ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को लेकर 4,500 करोड़ का आवंटन हुआ, लेकिन अब तक सिर्फ 10% राशि ही खर्च हो पाई है। राज्य सरकार में पेयजल योजनाओं में जितना बजट निर्धारित गया था इस वर्ष के लिए 4,500 करोड़ निर्धारित किए गए थे, जिसमें मात्र 438 खर्च हुए हैं, अर्थात केवल 10% राशि ही खर्च हुआ है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, रांची के गेतलसूद डैम के रिंग रोड का पाइपलाइन, उसमें मात्र 15% काम हुआ है। धनबाद में बागमारा के फेज 1 और 2 में मात्र 20% काम हुआ है। जमशेदपुर के कई इलाकों में जहां पानी की कमी है, 8 सालों में कोई भी आगे काम नहीं हो पाए। बीजेपी ने गिरिडीह बवाल को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। वहीं संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भी निशाना साधा। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की सीबीआई की जांच की मांग भी की। हमेशा से झारखंड में जो हेल्थ मिनिस्टर रहा है वो कांग्रेस का रहा है, और जो बड़े पैमाने पर करप्शन आया है, हम ये मांग करते हैं
कि जो मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर है इरफान अंसारी, या तो वो सीबीआई की इंक्वायरी की पेशकश करे, हेमंत सोरेन को बोले कि एक सीबीआई की इंक्वायरी हो इस पूरे हेल्थ स्कैम में, और बन्ना गुप्ता जो कि पुराने हेल्थ मिनिस्टर थे, विशेष तौर पर उनको कटघरे में खड़ा किया जाए। दूसरा सवाल यही है कि क्या बिरसा मुंडा की भूमि को हेमंत सोरेन अपने तुष्टिकरण की नीतियों के द्वारा, विकृत नीतियों के द्वारा औरंगजेब की भूमि बनाना चाहते हैं, जो हम कतई नहीं होने देंगे। इधर बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोप पर सरकार के मंत्रियों ने पलटवार किया है। मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी को चुनौती दी है कि बीजेपी अगर झारखंड में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया खोज दे तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मैं राजनीतिक से इस्तीफा ले लूंगा अगर एक भी बांग्लादेश झारखंड में दिखा दे। वो बेवजह झारखंड को बदनाम किया गया। इलेक्शन अभी बहुत दिन बाद है, अभी इस कुछ होने वाला नहीं है। डेमोग्राफी करके तो वहाँ लुटिया डूब गया, और ज्यादा करेंगे तो उनका कहानी खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार और घुसपैठिए पर सियासी बवाल मचा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा और राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हेमंत सरकार पर तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड विशेष के मुद्दे पर चर्चा हुई है। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इस पर सवाल जरूर खड़े किए गए, लेकिन सत्तापक्ष के मंत्री और विधायकों ने भी इस पर बयान दिए हैं। सुनील जी से मैंने सवाल पूछा था, उस वक्त बांग्लादेशी घुसपैठ पर हमने चर्चा की थी। सुनील जी आगे भी करेंगे, लेकिन अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा है तो एक बार मैं आरजेडी से इस पर जवाब पहले ले लेती हूँ। क्षितिज जी ये बताइए, जब भ्रष्टाचार का मुद्दा आता है, इससे पहले भी आपको याद होगा चुनाव के वक्त भ्रष्टाचार के कई विषय, कई मुद्दे छनकर सामने आए। आज जो आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं, सत्ता पक्ष पर लग रहा है कि कांग्रेस जानबूझकर स्वास्थ्य विभाग अपने पास रखती है या फिर एटीएम की तरह विभाग को इस्तेमाल कर रही है, ये बड़े आरोप है, क्योंकि कैग की रिपोर्ट ने भी कुछ खुलासे किए थे। कैग की रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उससे कहीं से भी सुष्मिता जी ये सुनिश्चित नहीं होता है कि इसमें घोटाले किए गए। घोटाले नहीं, लेकिन जितनी राशि आवंटित की गई वो राशि खर्च नहीं हुई। उसी चीजों को सुष्मिता जी मैंने कहा कि उससे ये नहीं पता चलता कि कोई घोटाला। कैग का रिपोर्ट इस बात को नहीं बता सकती कि कोई घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी चीज, हमारे भाई अभी देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जो कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी को बोलना चाहिए मुख्यमंत्री से। सबसे पहले तो आपको लहजा होना चाहिए, वो हमारे राज्य के माननीय मंत्री हैं, आपको माननीय शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। आपको नहीं है पता तो हम आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत है। दूसरी चीज, आपने घोटाला का बात किया और स्वास्थ्य विभाग का बात किया। आपके माननीय प्रधानमंत्री, आप देखिए बार बार विपक्ष सवाल पूछता है कि आप पीएम केयर फंड के डेटा को सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं। इलेक्टरल बॉन्ड में जिस तरह से धांधली हुई है, जिस तरह से घोटाला हुआ है, उसी तरह से उससे बड़ी पैमाने पे देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है आपका जाकर के पीएम केयर फंड में। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से चंदे लिए और पैसे लिए, उनसे सहयोग राशि लिया और उसका ब्यौरा जारी नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल फंड बना करके इन्होंने वो लिया था तो जारी नहीं कर रही थी। दूसरा सवाल इन्होंने घुसपैठियों पे कहा। घुसपैठियों पर आपके गृह मंत्रालय का यह कहना है कि हमारे पास घुसपैठी, जब झारखंड से कोई पूछा था तो ये कहा गया था कि हमारे पास घुसपैठ को लेकर के कोई डेटा नहीं है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत हास्यास्पद ये बात है सुष्मिता जी। देखिए, इनका कहना है कि घुसपैठिए आए थे और इससे पहले तो इनकी सरकार थी, तो इनका कहना कि कांग्रेस के समय में घुसपैठिए आए और झारखंड के बॉर्डर के बाहर बैठे हुए थे। जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार आई तो ये लोग घुस गए। कितना हास्यास्पद है। क्या झारखंड का कोई बॉर्डर डायरेक्ट बांग्लादेश से लगता है? तो झारखंड बंगाल पार करके अगर कोई झारखंड में आ रहा है, दूसरे राज्य पार करके, तो आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? आपको याद होगा सुष्मिता जी कि माननीय जेपी नड्डा जी, क्योंकि हम लोग जब अगर कोई मंत्री औत लेता है तो गोपनीयता का भी औत दिखाया जाता है, ये लिया जाता है कि आपके पास कोई भी वैसी डेटा होगा जो गोपनीय रखी जानी चाहिए, उसको आप दूसरे के जगह सार्वजनिक नहीं करेंगे। आप बताइए, क्या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को आप भरे सभा में कह सकते? क्या ऐसे पन्ना हिला करके जेपी नड्डा जी कह रहे थे कि इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है झारखंड में घुसपैठिए? अरे भाई, वही रिपोर्ट वजह करके दे दिए रहते,
वही रिपोर्ट जाकर के आप दे दिए रहते। भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार पर क्या नीति है मैं बता रहा हूं। सिंचाई घोटाले वाले अजित पवार जी उनके साथ हैं तो बहुत बढ़िया है। शुभेंदु अधिकारी जी उनके साथ हैं तो घोटाला नहीं। शिवराज सिंह चौहान जी व्यापम घोटाला उनके साथ गए तो घोटाला नहीं। नहीं शुभेंदु अधिकारी जी, मुकुल रॉय जी और भी बहुत सारे नाम, मैं अगर नाम गिनाने लगूंगा तो बहुत सारा नाम। सबसे बड़ा नाम तो मैं बता रहा हूं, कुछ ही दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी सदन में कहे थे कि घोटालेबाज का नाम गिराते हुए उन्होंने मधु कोड़ा का नाम घुटाया था, और वही मधु कोड़ा जी को साथ में बिठा करके झारखंड में सभा किया। तो झारखंड के लोग बेवकूफ नहीं थे सुष्मिता, ठीक है। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पास नीति नहीं है, नियत नहीं है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब को धरती बना देगा। वो फिर नफरती बयानबाजी कर रहे हैं झारखंड के लिए। आप देख रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि झारखंड के राज्य की जो उनकी भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी टीम है वो सवाल उठाने में नकारा है, इसीलिए केंद्र से यह आग लगाया जा रहा है झारखंड में। वो झारखंड को, मेरा सवाल है कि क्या आप झारखंड को मणिपुर बनाना चाहते हैं? और अगर आप ये चाहते हैं तो आप अपने मंसूबों में नहीं हो सकते हैं। झारखंड औरंगजेब का धरती कैसे बन ठीक है, इस पर जवाब ले लेंगे क्षितिज जी। धर्मेंद्र जी, क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष के जो जवाब थे वो आप सुन रहे होंगे, विपक्ष की भूमिका में है तो सवाल आप लोगों ने खड़े किए, जवाब मिल रहे, लेकिन सवाल सिर्फ पूछना नहीं होगा, सवाल आप लोगों के खिलाफ भी होंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो जिक्र कर रहे हैं क्षितिज जी, उस वक्त भी बहुत सारी बातें छनकर सामने आई, लेकिन इसके बाद ये चर्चा बिल्कुल विषय नहीं रहा, चर्चा का विषय। पीएम केयर फंड की भी बात क्षितिज जी कर रहे थे, इस पर भी आप जवाब दीजिएगा धर्मेंद्र जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज है घोटाले। घोटाले पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल होते हैं तभी घोटाले होते हैं। या तो हम सहयोग करते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं, तभी घोटाले होते हैं। तो पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेवार हैं। यदि आज लोग बात उठा रहे हैं कि घोटाले हुए हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच ऐसी होनी चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, तब जब दोनों आमने सामने बैठकर और हर विभाग के जांच में लगेंगे। स्वास्थ्य विभाग की बात हो रही है। हाँ। आज कोई मंत्री बनता है, कुछ ही दिन में उसकी आय बहुत बड़ी हो जाती है, बड़े बड़े बिल्डिंग गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, जनता को दिखता है, सब कुछ दिखता है जनता को, लेकिन सरकारों को, जनप्रतिनिधियों को, पक्ष को, विपक्ष को कुछ भी नहीं दिखता। अभी हम बात करें अपने राज्य के बारे में, राज्य में जो रिपोर्ट आई है स्वास्थ्य विभाग की, उसमें घोटाले हुए हैं, इसलिए घोटाले हुए हैं। कौन सी रिपोर्ट की बात करें धर्मेंद्र जी? स्वास्थ्य विभाग पर जो रिपोर्ट आई है, स्वास्थ्य विभाग क्या की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं? रिपोर्ट आई है क्या की? तो मैं आपको ज्ञान दे दूं, बता दूं कि झारखंड से भी बदतर स्थिति बिहार की है, उस पे भी बता दीजिएगा। देखिए बिहार भी घोटाला हुआ है क्या? देखिए बिहार की रिपोर्ट तो आप बना रहे हैं, देखिए तो फिर बिहार में ये दोहरा नीति नहीं चलेगा। देखिए जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को तो मानना पड़ेगा। हम अपने राज्य लेकिन के बारे में उस रिपोर्ट में ये क्लियर नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है। ये बोला गया है कि जो राशि आवंटित की गई थी विभाग को, उतनी राशि खर्च नहीं हुई, 10% मात्र खर्च हुई है, ये कहा गया। क्या देखिए विभाग जो है उसकी जांच होनी चाहिए, और भ्रष्टाचार हुआ है ऐसा हम नहीं कह सकते नहीं हुआ, क्योंकि दवाइयों का देखिए दवाइयों का ऐसा मिश्रा साहब की दवाइयों का जो बात पूरी करने दीजिए, आपके पास लौटूंगी। हाँ, दवाइयों की जो स्थिति है वो नगण्य है। 95% जगहों पर दवाइयां नहीं है, दवाई भी है उच्च क्वालिटी की दवाई नहीं है, जिसकी जरूरत है वो दवाइयां नहीं है। अभी आयुष्मान में आप लोगों ने संशोधन किया सरकार ने, तो सरकार को जनहित के बारे में सोचना होगा। आरोप प्रत्यारोप करने से काम नहीं चलेगा, जनता के बारे में सोचना पड़ेगा। और जो घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो। अभी तो यहाँ जितने भी घोटाले हुए हैं, मैं मानता हूँ कि सारी जो घोटालों की जांच हो रही है वो सारा जांच जाकर रुक जाता है। कोई भी जांच आज तक क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि जो पूर्व की सरकार थी, बीजेपी की जो सरकार थी, मैं इसको मानने को तैयार हूँ कि बीजेपी की सरकार थी, वहां तक जाकर के रुकता है जब ही कि भैया ये भी शामिल थे, तो घोटाला का जो जांच है रुक जाता है। मतलब आप तो कम से कम सरकार को, इसके लिए
हम आपको तो ये आप सलाम मान करते रहे हैं सरकार हैं को कि आपने इस बात को माना है। धर्मेंद्र माने। जी, आप ये मान रहे हैं कि जो जांच के दायरों की जांच बात का रोक होती दे थी रही है। चुनाव के वक्त की सरकार को असर करने की कोशिश है, ये परेशान करने की सरकार कोशिश को है, जो- आप अगर ये बात को स्वीकार रहे हैं तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बहुत आप बड़ी धर्मेंद्र बात है। सलाम करता हूं सर बहुत आपको, बड़ी ताली बात है, क्लैपिंग। इसलिए कि हम जनता के लिए बैठे हैं, बिल्कुल। जनप्रतिनिधि चुन बिल्कुल। करके जनता ठीक है, आप भेजती है। जनता के लिए बैठे हैं तो इस बयान पर भी एक बार जवाब दीजिए धर्मेंद्र जी, क्योंकि आज राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये एकदम साफ शब्दों में कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य विभाग कांग्रेस सिर्फ अपने पास इसलिए रख रही है क्योंकि एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी का बयान है, आप लेकिन साथ में है, गठबंधन में है, इस पर जेडीयू क्या कह रही है? क्योंकि इससे पहले तो आपने यदि वो एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी सरकार है, सहमति जनता ने है चुन आपकी? कर भेजा है। हमारा काम यह है उन पर निगरानी रखना, देखना कि वो जनहित में कार्य कर रहे हैं कि नहीं। कार्य नहीं कर रहे हैं तो जनता उनको पुनः जवाब देगी। अभी वो सरकार चुन करके आई है, सत्ता में आई है, वो स्वास्थ्य विभाग उनका व्यवस्था है, उनको स्वास्थ्य विभाग मिला है और एटीएम की तरह यूज हो रहे हैं। तो आपको देखना है, आपको सिक्योरिटी कोड रखना है विपक्ष को कि क्या चल रहा है, किस सुनील तरह से जी। चल रहा है। जी सुनील जी, आप सुन रहे होंगे, दो चीजें हैं। एक तरफ धर्मेंद्र जी ने ये जरूर स्पष्ट कर दिया कि एटीएम की तरह इस्तेमाल तो हो रहा है स्वास्थ्य विभाग का, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन्होंने एक बड़ी बात जरूर कह दी आज चर्चा के दौरान कि भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, ये सारे विषय उस वक्त जाकर पूर्ण परिणाम लगता है जब ये पूरा मामला बीजेपी तक पहुंचता है। सुष्मिता जी, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता जो बोल रहे थे आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमारी बात उन तक पहुंच रहा होगा तो उनको यह भी बताना चाहिए कि बिहार में दूसरी बार मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पहली बार भी स्वास्थ्य मंत्री बने थे, दूसरी बार भी बने थे। तो वो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी के लिए एटीएम का काम कर रहे हैं। दूसरी बार देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बने हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एटीएम का काम कर रहे हैं? तो उनको यह भी स्पष्ट करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोप लगा देना और आरोप लगा देने से सत्य हो जाता है। आप ही ने कहा ना, आपका चैनल ही ने कहा ना, और हमारे आरजेडी के साथी ने कहा कि कैग ने खर्च कितना किया उस पर उन्होंने रिपोर्ट देने का काम किया और भ्रष्टाचार का आरोप बता रहे हैं। तो सुष्मिता जी, आप बताइए कि आप पूरे भ्रष्टाचारी का गैंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए कि 2014 में जैसे ही उन पर सीबीआई केस करता है हेमंता शर्मा जी पर, वो 15 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। सिंचाई घोटाला और सृजन घोटाला में, चिटफंड घोटाला में आप देखिए 10,000 करोड़ का घोटाला छगन भूसोल साहब। अजीत पवार को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 72,000 करोड़ का घोटाले करने वाले व्यक्ति आप जेल में रहोगे। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां पर बीजेपी की सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय पर बैठे हुए हैं। अशोक चौहान देखिए आप, सत्यम घोटाला के अशोक चौहान जी हैं, तो हमारे साथी भी गिना और बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और सबसे बड़ी जो सुष्मिता जी बात है कि देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, हमारे प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी को, उनको बताना चाहिए कि इस देश को लूटकर विजय माल्या जी, नीरव मोदी जी, मेहुल चोकसी जी जैसे लोग, आपका ललित मोदी जी, भारत के गरीब जनता का अरबों रुपया 50,000 करोड़ लूटकर और आदरणीय मोदी जी के संरक्षण में विदेश में अपने परिवार के साथ जी रहे हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मैं मानूंगा नहीं, सभी भारतीय लुटेरे जो विदेश में हैं उनको देश में लाऊंगा, लेकिन भारत के लोग यह समझ लो कि मैं आपको वह तिथि नहीं बताऊंगा कि कब उन लुटेरों को देश में लाऊंगा। तो यह भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। इस तरह की राजनीति करने का काम करते हैं। चलिए, इस पर भी जवाब ले लेंगे क्योंकि जेडीयू से हमारे साथ धर्मेंद्र तिवारी जी हैं, तो इनसे ही जवाब लेंगे इस सवाल पर। सवाल क्षितिज जी से। क्षितिज जी, आप सुन रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि औरंगजेब वाला जो मुद्दा था, जो उनके बयान थे, उसको आपने सुना। उन्होंने सीधा कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार बिरसा मुंडा की इस भूमि को औरंगजेब की भूमि बनाना चाह रही है। आप लोगों ने ये आरोप पहले भी लगाए थे कि जिस तरह से नफरती बयान सामने आते हैं चुनाव के वक्त भी और उसके बाद भी, इससे माहौल बिगड़ता है। ये बयान को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, इस बयान पर मैं सीधे यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में हार के बाद मानसिक रूप से उनको रोग हो गया है, मानसिक रोग है सीधे तरफ है। और आप झारखंड आकर के रांची में इलाज फ्री में करवा लीजिए भैया, अगर आपको मानसिक रोग है तो। लेकिन आपका जो बयान, आप देखिए कैसे राजनीति चल रहा है। एक तरफ झारखंड को 2 भाग में तोड़ने के लिए इनके सांसद कहते हैं सदन में कि झारखंड को 2 भाग में तोड़ दो और एक को केंद्र शासित प्रदेश बना दो। दूसरी तरफ इनका बयान क्या आता है कि झारखंड को आप औरंगजेब का धरती, कैसे बन जाएगा औरंगजेब का धरती? कैसे बन रहा है औरंगजेब का धरती और कौन बना रहा है इसको औरंगजेब का धरती? ये स्पष्ट नहीं करते हैं वो लोग।
भारतीय जनता पार्टी जो हमारे राज्य में, अभी आपने देखा कि मणिपुर जलता रहा, मणिपुर देश का ये सोच नहीं पा रहा था, वहां का लोग लाशें बिछती रही मणिपुर में, घर जला और महिलाओं के साथ क्या अपराध हुआ वो सबने देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तैस में आकर के वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगवाई। जब 2 वर्ष बीत गए इसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो सवाल तो ये बनता है कि उतनी लाशों का जिम्मेदार कौन था। सवाल तो ये बनता है कि हमारी मां बहनों के साथ जो इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया उसका जिम्मेदार कौन है। और साहब अगर राष्ट्रपति शासन लगवानी थी तो आपने पहले क्यों नहीं लगवा दिया? अगर आपसे नहीं संभल रहा था तो आप क्यों पहले ही नहीं क्यों लगवा दिए? और अब यही चीज वो झारखंड में चाहते थे। यूपी में देखिए जमीन खोदो आंदोलन चला रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी को एक फावड़ा गिफ्ट कर दीजिए, वो खाली खोदने पे रह रहे हैं। और झारखंड में भी वही राजनीति। आपको देश ने, आपको झारखंड के लोगों ने नकारा ही इसीलिए क्योंकि आपने झारखंड को तोड़ने का काम किया, झारखंड को बांटने का बयान दिया था। और आप अभी भी नहीं समझे कि झारखंड के लोग क्या चाहते हैं, झारखंड के आदमी क्या। ये निंदनीय बयान है सुष्मिता जी, और इन्हें शर्म आनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो तो यहाँ भी है नहीं, उनसे मैं पूछना चाहता था कि क्या वो आपके जो निशिकांत दुबे जी के बयान है कि झारखंड को 2 भागों में तोड़ दो, इस पर इत्तेफाक रखते हैं क्या? क्या वो इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं क्या कि झारखंड के जमीन को औरंगजेब का जमीन बनाया जाए? औरंगजेब 300 साल पुरानी बात, औरंगजेब का जमीन कैसा था पहले ये स्पष्ट कीजिए। आपको क्या ये देखिए, झारखंड में किसी भी प्रकार से ये दंगा फैलाना चाहते हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। इनको इनके मंसूबों में शामिल होने नहीं देंगे वो। लेकिन इनका जो चेहरा है, आपके चैनल के माध्यम से इनका जो चेहरा है, वो चेहरा को मैं सबके सामने उजागर करने का काम। ठीक है धर्मेंद्र जी, क्योंकि ये सारे विषय, ये सारे मुद्दे चुनाव के वक्त भी सामने आए थे और चुनाव का नतीजा बिल्कुल स्पष्ट था। ये साफ है सत्ता पक्ष की तरफ से कि जो विषय, जो मुद्दे आपने उठाए सहयोगी दल के साथ मिलकर, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आपको भुगतने को मिला। लेकिन अब भी वैसे बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, हम तो जनता के बारे में सोचते हैं। सरकार जनता ने चुना है, सरकार अच्छे तरीके से कार्य करे। सरकार के जो अच्छे योजनाएं हैं उसमें सरकार को सहयोग है, लेकिन सरकार दूसरी तरफ और जो मुद्दे आ रहे हैं, कोई मुद्दे कहीं से आ रहे हैं तो उस पर विशेष उनको ध्यान देना चाहिए और ध्यान दे करके जो गतिरोध है उसको समाप्त करना चाहिए। अभी हमारे आदिवासी भाई हैं, हाँ। आदिवासी भाइयों का झारखंड है, उनकी संख्या घट रही है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ चले जा रहे हैं, बाहर लोग चले जा रहे हैं। तो इन सब मुद्दों को, कल ये मुद्दे उठेंगे तो उसके पहले ही सरकार को चेतना चाहिए। और कभी हम धर्म की राजनीति करते हैं, कभी हम जात पात की राजनीति करते हैं, कभी इतिहास के पन्ने को पलटते हैं। तो ऐसा ना करें, जो है राज्य में अमन चैन से जिए और उनके लिए सरकार योजनाओं को लेकर आए और कार्य करे। इसलिए कि जब तक सरकार जनहित के मुद्दों को उठाती है, जनहित के लिए कार्य करती हैं, उसमें सबका सहयोग इनको मिलेगा। और हम सभी यही चाहते हैं कि अमन चैन और समाज में समरसता हो। इस तरह का बयानबाजी करके हम जनता का भला नहीं कर सकते हैं, राज्य का भला नहीं कर सकते, राज्य का विकास नहीं कर सकते। ठीक है क्षितिज जी, इस पर कुछ जवाब देना चाह रहे क्षितिज जी। देखिए, पहले तो सबसे पहले हम अपने भाई जदयू के प्रवक्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और सलाम करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा अपने दोनों बयानों में दिखाया। हाँ। एक बयान में कि जब भी इनके भारतीय जनता पार्टी के पास जांच का विषय जाता है तो वो शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग संलिप्त हैं इसमें, तो वो शांत हो जाते हैं। और दूसरा, अभी इन्होंने बताया कि ये नहीं होनी चाहिए, जात पात धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीजों के लिए मैं इन्हें सल्यूट करता हूं। और आज भारतीय जनता पार्टी को मेरे भाई से शिक्षा लेनी चाहिए और समझनी चाहिए कि अगर आप अभी भी नहीं सुधरेंगे तो जनता आपको और धरातल में लाके खड़ा कर देगी। ठीक है, इस पर एक बार धर्मेंद्र तिवारी जी से मैं जवाब लेना चाहूंगी। आपने ये स्पष्ट बयान दिया, आपकी पार्टी का बयान हो सकता है या आपका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। देखिए, हमारा व्यक्तिगत बयान है, ठीक है, हमारा व्यक्तिगत बयान। आप एक पार्टी के साथ हैं, एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप एक पार्टी को चैनल पर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका बयान आपके पार्टी के लिए है,
यानी जी। कि आप पूरे जेडीयू पार्टी के तरफ देखिए, से बयान दे जेडीयू रहे हैं। पार्टी हमेशा हाँ। समरसता चाहती ठीक है। है, समरसता सभी चाहती है। आप भी सवालों का जवाब दे रहे हैं, आप जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, जी। जनता के अधिकार की बात कर रहे जी। हैं। आपको जब पता है कि जनता के अधिकारों की विशेष तौर पर जब बात होगी, उनके हक अधिकार की बात होगी, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हैं, उन्हें पकड़ने की बात होगी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी तक जो आपके तौर पर कहे गए बयान है कि बीजेपी तक जाने के बाद वहां पर पूर्ण विराम लग जाएगा, फिर क्यों आप सभी ऐसे सहयोगी दल के साथ आगे बढ़ रहे हैं? चुनाव आपने साथ में क्यों लड़ा फिर? देखिए, सरकार जो है, अभी जो सरकार चल रही है, अभी की हम बात कर रहे हैं, 25 वर्षों से झारखंड लूटा गया है, ललन सिंह जी की लेकिन वजह कम से कम चल रही है। अभी जब हमारे सरकार साथ में आई ललन है सिंह जी की तो वजह से सरकार उस तरीके से चले कि जहां पर किसी तरह का गतिरोध ना हो। हमारा यही कहना है, हमारी पार्टी का स्टैंड यही है कि जनता के लिए योजनाएं बने, उसमें समरसता हो, प्रेम हो और जनता को फायदा हो। जनता हम उनके को साथ- फायदा की बात करी, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं धर्मेंद्र। जी जी, बोलिए ना सुष्मिता जी। सवाल ये है कि जब आपको पता है कि बीजेपी तक ये मुद्दा पहुंचेगा, तो आपकी तरफ से जो बयान आए कि वहां जाके पूर्ण विराम लग जाएगा, फिर ऐसे सहयोगी दल के साथ क्यों हैं आप? देखिए, हम ये पूर्व की बात कर रहे हैं, हम पूर्व की बात कर रहे हैं। यदि हमारी जांच एजेंसी जो है उसको मुस्तैद होकर के जांच करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पकड़े जाते हैं तो उनको दंडित होना चाहिए, हमारा ये कहना है। वो किसी भी पार्टी से हो। किसी भी पार्टी अब से। ये वापस से कभी सवाल नहीं होना चाहिए। आज सबको सुन लीजिए कि इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रोक रही है, तो अब ये सवाल मत बनाइएगा कि हम लोगों ने काम तो कह रहे हैं कि आप जांच कीजिए, हम जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन कौन रोक रहा है मेरे भाई ने बताया। और मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से इनको सलाम करता हूं और इनके जज्बा को सलाम करता हूं। क्षितिज जी, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता है तो ये जरूर स्पष्ट कर रहे हैं धर्मेंद्र जी कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, भ्रष्टाचार का जब मुद्दा आता है तो कहीं ना कहीं वो जनता की गाढ़ी कमाई होती है, और अगर जनता के पैसे जनता तक ना पहुंचे किसी भी योजना के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो यहाँ बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आप देख रहे होंगे विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, बवाल होते हैं, सियासी घमासान होता है, बयानबाजी होती है, लेकिन जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। आपको चुनाव भी याद होगा क्षितिज जी, उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ, भ्रष्टाचार, लेकिन योजनाओं का जिक्र नहीं हुआ। और योजनाओं का जिस योजना का जिक्र हुआ, आज हमने भी अपनी एक रिपोर्ट दिखाई थी कि मैया सम्मान योजना से महिलाएं खुश नहीं है। एक तो आपने 20 लाख लोगों को छाट दिया जो आपकी सरकार है यहाँ पर, और उसके बाद जो बची हुई महिलाएं उन्हें भी 1 महीने की राशि आई, तो कहीं ना कहीं जनता तो परेशान है इन योजनाओं के बीच और भ्रष्टाचार के बीच। देखिए, जनता परेशान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकार में भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते रही, और ये कैसे सरकार को गिरा दे और अपने सत्ता में काबिज हो जाए, उस पर इन्होंने ध्यान लगाया। जनता के मुद्दों को विपक्ष को उठानी चाहिए सदन में, उन्होंने नहीं उठाया। जब चुनाव का समय आया सुष्मिता जी, तो मैं चैलेंज करता हूं, एक भी मंच से अगर इन्होंने कहा होगा कि अगर जेएमएम की सरकार आपको ये योजना दे रही है तो हम उसके बदले आपको ये वाली योजना देंगे, हम विकास की बात की होगी, रोजगार की बात की होगी, अगर उन्होंने किसी विकासशील अपनी नीति की बात की होगी, तो आप हमको बोलिएगा। किसी जगह से उन्होंने क्या कहा, हुसैनाबाद का नाम बदल देंगे, घुसपैठिए हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बगल में थे हमारे, उनके जो अभी चले गए हैं उनमें वो थे, और इसके बाद ये भ्रष्टाचारी कर रहे थे, सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अभी सदन में देखिए आप, सदन में ये लोग फिर से, जब सदन की कार्रवाई चल रही है, ये लोग सवाल उठ रहे हैं, तो विकास पर सवाल उठाए जानी चाहिए। हम मैया योजना का आपने बात किया तो सत्यापित किया जा रहा है, और भी बाकी महिलाओं को मिल गया है, और महिलाओं की जो वो है उसको सत्यापित, और अगर कोई गलत तरीके से इसका अगर वो ले रहा है तो उसके नाम तो काटे जाएंगे। अगर किसी ने प्रावधान को ये नहीं, जो प्रावधान उस पर नहीं है तो काटे जाएंगे। मध्य प्रदेश में लेकिन 4 लाख, जी, ये हमारा बयान नहीं है, महिलाओं का ही साफ तौर पर कहना है कि जो प्रक्रिया आप अभी अपना रहे हैं, ये चुनाव से पहले भी तो अपनाया जा सकता था। इतनी जल्दबाजी चुनाव के वक्त क्यों थी इस योजना को लेकर? नहीं, देखिए, कोई भी योजना आप देखिए, जब योजनाएं चलती है, आप देखिए सुष्मिता जी, अगर मैं कोई योजना निकाल रहा हूं तो फिर अगर कोई उसमें 2 तत्व करेंगे, एक जो वैलिड आदमी होगा, और कुछ लोग जो होते हैं वो पैसा प्राप्त करने के लिए वो गलत लोग भी इसमें घुस जाते हैं। तो जब तक जांच नहीं होगा तब तक इसका नहीं हो पाएगा। कैग की ही रिपोर्ट है कि आयुष्मान योजना में 7.5 लाख लोग जो कि एक ही नंबर से रजिस्टर्ड थे वो इसका लाभ ले रहे थे, तो ऐसी योजना, तो उनका नाम काटा गया था। तो उसी प्रकार से अगर कोई त्रुटियां होगी
अगर कोई गलती होगी या कोई गलत लोग इसका फायदा ले रहा होगा तो उसके नाम तो निश्चित तौर पर काटी जानी चाहिए। आप बताइए कि क्या कोई गलत, जैसे कोई युवा, कोई लड़का ले रहा था या एक ही अकाउंट पे बहुत सारे पैसे चले जा रहे थे, तो क्या उनको हटाया नहीं जाना चाहिए था? तो हटानी चाहिए। जब जांच होगी, जब वो होगी, तभी हटाया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कल भी मुद्दाविहीन थी, भारतीय जनता पार्टी आज भी मुद्दाविहीन है। सुष्मिता दी, झारखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भी भरोसा किया है, उन्हें भी 21 सीट दिया है और उनको 21 सीट दे करके कहा है कि आप सरकार से सवाल पूछिए, सरकार से हमारे हित की बात कीजिए। अगर सरकार किसी योजना या फिर किसी मुद्दों से हट रही है तो उसको मुद्दे पर लाइए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग हिंसा की बात करते केवल। यूपी में कहा गया कि होली के समय में रेनकोट पहन करके निकलिए जिनको की दिक्कत हो रहा। ऐसे ऐसे बयान से आप नहीं समझते? क्या आपको नहीं लगता ऐसे ऐसे बयान से लोगों के ये दंगा फैलता है? आपने देखा गिरिडीह में क्या हुआ, आपने देखा सरकार उसको रोकने का प्रयास किया और वो रुका, थमा। इसके बाद भी ये लोग गए और इनके बड़ा नेता कह रहे थे कि किसी का बाप का रोड है क्या? भारतीय जनता पार्टी के बड़ा नेता कह रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हिंदू ही ठेका लेकर के रखा है क्या आपसी सौहार्द का। ये सब बयान कैसा? ये बयान से क्या होता है? और आज तो उनके जो नेता हैं उन्होंने हद पार कर दिया। सुष्मिता जी, हद पार कर दिया। और फिर मैं सवाल पूछूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है यहाँ पर, जदयू के प्रवक्ता हैं, इनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि आप हमें बताइए कि क्या झारखंड को फिर से तोड़ देना चाहिए क्या? क्या झारखंड के विषय में जो निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है, क्या वो सही है क्या? क्या वो होना चाहिए क्या? अगर ये इसका समर्थन करते हैं तो आज हमें बताइए कि क्या ये झारखंड को और एक भाग में तोड़ना चाहते हैं? ये केवल झारखंड को बांटना चाहते हैं सुष्मिता जी। ठीक है, ये राजनीति है के लिए झारखंड, क्योंकि हक अधिकार की बात होती है। इससे पहले भी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर बातें सामने आई थी कि आदिवासियों की जनसंख्या यहाँ पर घट रही है, विशेष समुदाय की संख्या बढ़ रही है। ये तमाम सवाल, इन सवालों का भी जवाब लेंगे और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। लेकिन किसी कारणवश यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ न्यूज रूम से नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन प्रतुल शाहदेव जी जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। एक बार इनसे फोन लाइन पर बातचीत कर लेते हैं। प्रतुल शाहदेव जी, देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इस दौरान कई सवाल आपके तरफ से सत्ता पक्ष के खिलाफ थे। वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इन सवालों के बीच जेडीयू से हमारे साथ यहां पर प्रवक्ता हैं धर्मेंद्र तिवारी जी। इन्होंने भी अपना बयान सामने रखा है। इस पर एक बार पहले आपसे बयान लेना चाहूंगी। इन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं या मामले हैं वो इस सरकार के या अभी के नहीं है, वो सरकार की जांच है। इस सरकार के पहले की जांच जब भी बीजेपी तक पहुंचती है तो वहां पूर्ण विराम लग जाता है। ये एक बड़ा कह सकते हैं कि बयान है जेडीयू की तरफ से प्रतुल शाहदेव जी, क्योंकि सहयोगी दल भी है और उसके साथ ये ऐसा बड़ा बयान देना। सुष्मिता जी, मैं बहुत लेट जुड़ा हूँ, 43 मिनट में, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा 2-4 मिनट मुझे भी दें। मैंने नहीं सुना किसने क्या कहा, पर जो जिस मुद्दे पे मुझे बताया गया डिस्कशन हो रहा है, करप्शन तो सच में झारखंड में एक बड़ा मुद्दा है जी जी। और करप्शन की बात करें या सरकार के डिलीवरी मैकेनिज्म की बात करें, सब में सरकार फिसलती है। ऐसा लगता है ना कि सरकार करप्ट लोगों को बचा रही है। अब आपने देखा, आज कांग्रेस विधायक दल के नेता है प्रदीप यादव जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप कब FIR करेंगे एक पेयजल आपूर्ति विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर, जिनके ऊपर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। सरकार टालती रही। 1 हफ्ते का सुष्मिता जी सरकार ने पहले समय दिया था कि 1 हफ्ते बाद हम जवाब देंगे। 1 हफ्ते बाद सरकार फिर गोलम गोल पूरा जवाब देती रही। प्रदीप यादव जी ने इंटरवेन किया, योगेंद्र जी जो प्रभारी मंत्री थे वो घुमाते रहे पूरी बातों को। यानी सरकार अपने ही घटक दलों के प्रश्न का भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जवाब नहीं दे पा रही। क्यों भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं साहब? आपको नजीर पेश करनी चाहिए। अब ACB CID, अरे FIR दर्ज करने की बात है। जिस मामले में एक क्लर्क के ऊपर FIR दर्ज हो गया क्योंकि वो चेक में सिग्नेटरी था, तो उसी चेक में दूसरे सिग्नेटरी जो थे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी थे, तो उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हुआ साहब? उनके ऊपर क्यों जांच हो रही है?
तो ये छोटा मैंने आपको उदाहरण दिया। सरकार का करप्शन का ऐसा है कि पिछले प्रतुल शाहदेव जी, अगर उदाहरण आप दे रहे हैं तो यहाँ पर कांग्रेस से सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं, इन्होंने भी पहले कुछ उदाहरण दिए, क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र था कि झारखंड में जानबूझकर स्वास्थ्य विभाग कांग्रेस अपने पास रख रही है, कांग्रेस एटीएम की तरह स्वास्थ्य विभाग को इस्तेमाल कर रही है। तो सुनील सिंह जी ने भी कुछ उदाहरण दिए कि गृह मंत्री भी दोबारा चुने गए अमित शाह जी, तो क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति, कोई कारण? सुष्मिता जी, पता नहीं आप क्यों बीच में टोक रही हैं, मुझे 2 ही मिनट के बाद आपने टोक दिया। ये तो प्रोग्राम का एंड के टूवर्ड हम लोग हैं। तो मैं पेयजल विभाग का आपको उदाहरण देता हूँ। पेयजल विभाग में 4700 करोड़ का बजट है, सरकार ने 483 करोड़ खर्च किया फरवरी तक। सिर्फ 10%, 90% या तो मार्च में लूट होगी या सरेंडर हो जाएगा। आप देखें सरकार में किस तरीके का करप्शन है कि ये दावा करते हैं कि इन्होंने हर घर में नल से जल पहुंचा दिया, लेकिन ऐसे ही नल लगे हुए जल नहीं आता। झारखंड में 65 लाख घर हैं और उसमें से सिर्फ 35 लाख घरों में लगभग हर घर में नल से जल पहुंचा है। अब आप सोचिए 45% झारखंड आज भी हर घर में नल से जल से महफूज है। 19,000 करोड़ का एसीडीसी जो होता है बिल में, वो इन्होंने पैसे की निकासी कर ली सीएजी की रिपोर्ट में, लेकिन 19,000 करोड़ का लेखा जोखा सरकार ने कहाँ विभागों ने खर्च किया, इसका अभी तक यूटिलिटी सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं जमा किया। 19,000 करोड़ का आप सोच रही हैं, आपने सरकार ने खर्च कर दिया, विभाग ने खर्च कर दिया, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आज तक नहीं दिया। इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है साहब? ये कहते थे नेता प्रतिपक्ष नहीं है, लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो रही। नेता प्रतिपक्ष की तो नियुक्ति हो गई, क्यों नहीं लोकायुक्त के लिए बैठक हो रही है? तो करप्शन से जुड़े जितने सवाल होते हैं, जितनी चीजें होती हैं, उससे ये सरकार अपने अधिकारियों का कहीं ना कहीं पक्ष रखने में, कहीं उनका बचाव करने में रहती है। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में कोविड काल में जिस तरीके से राशि की बंदरबाट हुई, सीएजी की रिपोर्ट में साफ था कि लाखों यूनिट रेमडेसिविर इंजेक्शन के एक्सपायर कर गए, पैसे निकाल। और आपको याद है कोरोना वॉरियर के रूप में बिल्कुल प्रतुल जी, आपने जो सवाल पूछे हैं इसका जवाब यहाँ जरूर लेंगे कांग्रेस से भी और आरजेडी से भी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो सवाल पूछे गए, क्योंकि आप देर से जुड़े, तो तमाम सवालों का जवाब मुझे लगता है कि सही तौर पर सामने नहीं आ पाया है, लेकिन आगे हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से जरूर जुड़ेंगे और इनसे, अशोक बड़ाइक जी से हम इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रवक्ता हमारे साथ अशोक बड़ाइक जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। और ये चर्चा काफी लंबी चली है, काफी आगे तक हम पहुंच चुके हैं। अशोक जी, कई सवाल जवाब सामने आए हैं, लेकिन क्षितिज जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं। क्षितिज जी, मैं चाहूंगी कि आप ही यहाँ पर सवाल पूछिए ताकि अशोक बड़ाइक जी उन सवालों को सुन सके और सीधा जवाब आपको बीजेपी की तरफ से यहाँ पर मिलता नजर आए। देखिए अशोक भाई हमारे जुड़े हुए हैं अभी भारतीय जनता पार्टी से, और मैं बहुत देर से भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता को खोज रहा था, क्योंकि मुझे सवाल ये पूछना है कि क्या सदन में जो पूछा गया है, निशिकांत दुबे जी की तरफ से ये कहा गया है कि झारखंड को 2 भागों में तोड़ दीजिए और एक को केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की समर्थन करती है? और जिस तरह से अभी केंद्र सरकार इनकी केंद्रीय टीम ने जो सवाल पूछी, केंद्रीय प्रवक्ता ने जो सवाल पूछा कि क्या झारखंड को औरंगजेब का धरती बना देंगे, साहब आपके पास डेटा नहीं है कि कितने यहाँ पर घुसपैठिए हैं, लेकिन आपने ये कहा, तो क्या इस बात से ये नहीं लगता है कि आप लोग केवल और केवल दंगा फैलाने का कोशिश कर रहे हैं? और जब आप भ्रष्टाचार का बात करते हैं तो मधु कोड़ा को साथ में बिठा करके कैसा भ्रष्टाचार? ठीक है, समय की पाबंदी है क्षितिज जी, इसलिए कम शब्दों में ही जवाब भी लेना चाहूंगे अशोक बड़ाइक जी से। जी सुष्मिता जी, झारखंड मेरी लाश पर अलग होगा ये कहने वाली पार्टी और पार्टी के क्षितिज जी एक बार उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। क्षितिज जी एक बार उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अगर वो भी जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, इनको आप संतुष्ट नहीं होंगे तो आप जवाब दीजिएगा। झारखंड के असंख्य आदिवासी मूलवासी जो अपने बलिदान से इस राज्य का निर्माण किया है, उस बलिदान को इन लोगों ने अपमानित करने की बात करते हुए इनके नेता कहा करते थे झारखंड मेरी लाश पर अलग होगा। आज ये बोलने वाले लोग आज एकजुटता की बात कर रहे हैं, मुझे तो हंसी लग रही है। और जहां तक निशिकांत दुबे की बात है, तो निशिकांत दुबे जी सांसद है, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल अलग है। और पार्टी के नेताओं ने बोला है कि झारखंड में के विषय को लेकर पार्टी के ऑथराइज्ड लोग ही इस पर बात करेंगे। और मुझे लगता है कि जो अभी लोग करप्शन की बात कर रहे थे, ईडी कार्यालय में इनके नेता लोग जो डेली सुबह से लेकर शाम तक हाजिरी मार रहे हैं, वो जरा उस पर जरा क्षितिज जी विषय पर बात करें। लेकिन देखिए जो विषय ये है कि करप्शन की बात आरजेडी के मुंह से शोभा नहीं देता है। और झारखंड
को लेकर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलना इनको शोभा नहीं देता है। रही बात राज्य की, तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि आज गिरिडीह में सुदीप कुमार सोनू जी झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से मंत्री है और कल्पना सोरेन गिरिडीह के गांडे से विधायक है। साहब गिरिडीह में एक हिंदू परिवार के ऊपर में उसके ऊपर मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके दुकानों को जलाया जाता है, उनके गाड़ियों को जलाया जाता है, उनके ऊपर पेट्रोल पंप से हमला किया जाता है। क्या झारखंड में होली का पर्व त्योहार मनाना, हिंदू कोई पर्व त्योहार मनाना गुनाह है क्या सुष्मिता जी? अगर लोग भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू पक्ष में खड़े होकर बात कर रहे हैं तो क्या हम दंगाई हो गए? अगर ये दंगाई होता है तो भारतीय जनता पार्टी 1000 बार ये दंगा करने का काम करेगी। और ये लोग को लगता है कि सिर्फ अल्पसंख्यक के हित के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना ही सेकुलर है, तो ऐसे सेकुलर ऐसे लोगों को ही मुबारक है। अरे हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, हम देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं, हम किसी भेदभाव की बात नहीं करते हैं। लेकिन जब राज्य सरकार तुष्टीकरण की नीति अपनाती है और एक पक्ष तुष्टीकरण की नीति के तहत एक पक्ष के पीछे में दंगाई के पीछे में खड़ी रहती है, तब भारतीय जनता पार्टी सनातनी के पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा होती है। तभी इनको लगता है कि क्षितिज जी को जवाब दे रहे हैं। अशोक जी एक बार सुन लेते हैं। क्षितिज जी, इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि ये लोग दंगाई के साथ खड़े रहते हैं, हम लोग सनातनी। दंगाई साहब आपने किसको कह दिया? आप ये स्पष्ट कीजिए कि आपने दंगाई किसे कह दिया? क्या आप एक कौम को दंगाई कह रहे हैं? क्या आप दंगाई कर रहे हैं? क्या वहां पर केवल आप बीच में मत बोलिए, आपने बोल दिया, एक भी सवाल का जवाब आपको देने में नहीं बन पाया। शुभेंदु अधिकारी हैं, हमने तो कई नाम गिना दिए सर कि हम लोग ईडी कार्यालय का चक्कर काटेंगे सर, चक्कर काटने को तैयार हैं, लेकिन सांच को आंच नहीं है और हम आपसे विलय नहीं करेंगे, आपका हाथ नहीं थामेंगे। हम लोग शुभेंदु अधिकारी नहीं है, हम लोग शुभेंदु अधिकारी नहीं है सर, इसीलिए हमारे ऊपर कार्रवाइयां हो रही है और इस कार्रवाई से हम डरते नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कहा निशिकांत दुबे जी, आप समझिए कितना हास्यास्पद है। निशिकांत दुबे जी किस राज्य के वो हैं, कहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं और किस पार्टी से हैं? क्या ऐसे बयान पर आप निशिकांत दुबे जी को क्या सांसद से हटा रहे हैं? क्या हटाएंगे क्या? क्योंकि ये झारखंड को तोड़ने की बात है। क्या अशोक जी आप ये मांग करते हैं कि हम निशिकांत दुबे जी को हटाना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि क्या ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई खड़ा होकर के सांसद कह देगा कि झारखंड को तोड़ दो और आप लोग चुप रहेंगे? आप लोग चुप हैं? क्षितिज जी, क्योंकि समय की पाबंदी है, मैं एक बार आप सभी प्रवक्ताओं से मैं एक बार प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगी। सुनील जी, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार का भी मुद्दा था, कैग के रिपोर्ट पर भी बयान सामने आए थे बीजेपी के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सवाल ये नहीं था कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, ये स्पष्ट नहीं कहा गया, लेकिन ये जरूर कहा गया कि कोरोना काल एक बड़ा ऐसा पीरियड था जहां लोग महामारी से जूझ रहे थे। उस वक्त आपके पास राशि होते हुए भी 10% सिर्फ राशि खर्च करना, इस वजह से ये बड़ा सवाल है। कम शब्दों में एक बार जवाब दीजिएगा। देखिए सुष्मिता जी, प्रतुल साधव जी जो बोल रहे थे, इस कोरोना पूरे दुनिया और पूरे देश में था और झारखंड के श्री हेमंत सोरेन जी ने कोरोना काल में बहुत बेहतरीन तरीके से इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता का जान माल की रक्षा और सुरक्षा करने का काम किया। कोई जनता भूखा नहीं, कोई जनता दवा और अस्पताल और चिकित्सा के बिना कोई कैजुअलिटी नहीं, इसकी बहुत बड़ी ध्यान रखी। अब बात प्रतुल जी ने रेमडेसिविर की कहा है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का ये आंकड़ा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019-20 में 11 लाख रेमडेसिविर विदेश को बेच दिया। उन्होंने इस देश को ऑक्सीजन विदेश को बेच देने का उन्होंने काम किया है। तो इनकी जो कथनी और करनी होती है, उतना बड़ा महामारी में 11 लाख रेमडेसिविर को बेच देना, तो ये बिल्कुल हमेशा इनकी जो राजनीति होती है, इनकी राजनीति विरोध का राजनीति है, इनका राजनीति विकास का नहीं है, इनका जन विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी हैं और देश बांटने वाले लोग हैं, ये लोग देश बेचने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को जब राजनीति में, हमारे साथी ने बड़ा स्पष्ट किया कि झारखंड में सत्ता से झारखंड के मतदाताओं ने अलग इनको कर दिया, तो इनको कैसे झारखंड को स्थिर करके झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जाए। आप देखिए कि मणिपुर का चर्चा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं करते हैं। वहां पर जितना बड़ा दंगा हुआ, हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग वहां पर घायल हुए, महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन उस पर कभी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप इस पर आप जवाब ले लेते हैं एक बार अशोक बड़ाइक जी से। अशोक बड़ाइक जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे साथ जेडीयू से धर्मेंद्र तिवारी जी हैं, इनके सवाल के जवाब जो सामने आए, इस पर मैं प्रतुल शाहदेव जी से भी प्रतिक्रिया चाह रही थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि वो जुड़ नहीं पाए थे, पहले तो जवाब नहीं देंगे। लेकिन मैं स्पष्ट आपको बताऊं कि धर्मेंद्र तिवारी जी से जब भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार के विषय पर सवाल पूछा गया तो इन्होंने ये स्पष्ट कहा कि जब भी भ्रष्टाचार की जांच बीजेपी तक पहुंचती है तो वहां पूर्ण विराम लग जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं संलिप्तता वहां पर भी है। सहयोगी दल, इस वजह से आप पर भी ये सवाल खड़े करना कहां तक उचित? और क्या माननीय सांसद को हटाएंगे? देखिए, हम एनडीए के प्रमुख घटक दलों में से हम हैं और भारतीय जनता सभी को अपने छोटे भाई सामान्य सभी को प्रेम करती है, तो मुझे इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन इतना भ्रष्टाचार के विषय पर इतना जरूर कहना है कि जो वर्तमान में हेमंत सोरेन जी की सरकार है, जो पिछली सरकार है, पिछली सरकार में जिस तरह से जो रिपोर्ट आया है, कैग ने रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया है, वो इनकी पोल धीरे धीरे खुलने लगी और राज्य की जनता और देश की जनता देख रही है कि किस तरह से कोरोना में अपने प्राण गंवाने वाले लोग 1,76,000 को स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ और जो जिसका कोई भी सबूत नहीं मिला, कोई भी प्रूफ नहीं मिला, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कैग विश्वास करने के योग्य नहीं है। अशोक जी, राज्य को मौत के मुंह में इन लोगों ने भेजने का काम किया। साहब, आज जब कैग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है और देश की जनता, राज्य की जनता सवाल पूछ रही है कि क्यों अपने राज्य की जनता। क्षितिज जी, यहाँ पर लगातार सवाल, क्योंकि निशिकांत दुबे जी की तरफ से ये बयान था सदन के भीतर, तो पूछ रहे हैं कि क्या इस बयान का समर्थन कर रहा है बीजेपी? क्या नहीं कर रहा तो हटाएंगे क्या? अशोक जी, ये मेरे से सवाल है जी। देखिए, वो एक माननीय सांसद है और सांसद का एक स्थान होता है पार्लियामेंट, वहां पर अपना विषय रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन का मैं एक प्रतिनिधि के रूप में यहां उपस्थित हूं, तो पार्टी की कोई ऐसा स्टैंड नहीं है और पार्टी ने इस पर अभी तक कोई ऐसा बयान भी नहीं दिया है। तो मुझे लगता है ये पार्टी का कोई ऑफिशियल बयान नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं आपके कैमरे के माध्यम से। तो बयान तो इस पर हटाने की बात कर रहे हैं क्षितिज जी। वो पार्टी को अलग कमान को निर्णय लेना है। मैं झारखंड भाजपा को कार्यकर्ता हूँ। चलिए जी, ये विषय अलग इसलिए है क्योंकि देखिए आज धर्मांतरण का भी विषय था, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दों के साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठ का भी मुद्दा छनकर जरूर सामने आया था। ये आरोप जरूर लगते आए कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ है। केंद्र सरकार ने अब यहाँ पर जांच के आदेश भी दिए थे, रिपोर्ट भी बनाने को कहा गया था, लेकिन रिपोर्ट में सभी जिलों के डीसी ने यह जरूर स्पष्ट किया कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है। यहाँ आंकड़े जरूर मांगे जा रहे हैं, लेकिन आंकड़ा पटल पर नहीं है। सवाल है, जवाब है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे तमाम प्रवक्ताओं का जिन्होंने अपना यह कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया है। बीजेपी से हमारे साथ अशोक बड़ाइक जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस से सुनील सिंह जी जुड़े हुए थे, आरजेडी से क्षितिज मिश्रा जी थे और जेडीयू से हमारे साथ धर्मेंद्र तिवारी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आप न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।